वेलकम डियर एक्सप्लोरर्स। फिल्म की शुरुआत फ्लोरिडा के एक छोटे से कैफे से होती है जहां लिसा नाम की एक लड़की काम करती है। वह अपने हर ग्राहक के साथ बहुत प्यार और सम्मान से पेश आती है। इसी वजह से उसका बॉस उससे बहुत खुश रहता है। काम खत्म होने के बाद लिसा रोज की तरह अपने घर जाने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह डर और उदासी साफ दिखाई देती है। आम लोग काम के बाद अपने घर मुस्कुराते हुए लौटते हैं, लेकिन लिसा के लिए घर किसी नरक से कम नहीं है। रास्ते में उसे अपने साथ हुई दर्दनाक घटनाएं याद आने लगती हैं। उसे उस आदमी की याद आती है जो हर रात उसके कमरे में आता था। जल्द ही हमें पता चलता है कि वह आदमी कौन है। अचानक सुनसान सड़क पर लिसा को एक काली कार दिखाई देती है। वह बुरी तरह डर जाती है और अपनी साइकिल तेजी से चलाने लगती है। किसी तरह वह घर पहुंच जाती है, लेकिन वह घर असल में उसका अपना घर नहीं होता। वह अपनी दादी और दादी के एक दोस्त के साथ रहती है। वही आदमी जिसके बारे में लिसा सोच रही थी, दादी को पैसे देता है और बदले में उसे हर रात लिसा के कमरे में जाने की इजाज़त मिलती है। वह लिसा के साथ बेहद बुरा व्यवहार करता है। एक दिन लिसा इन सब चीज़ों से पूरी तरह टूट जाती है। वह एक सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगले दिन वह अपनी बहन से बात करती है जो उसकी माँ के साथ रहती है। लिसा अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि वह वहाँ अब और नहीं रहना चाहती। लेकिन उसकी माँ कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए वहीं रहना पड़ेगा। इतना कहकर वह फ़ोन काट देती है। इससे साफ हो जाता है कि उसकी माँ को पहले से सब पता था, लेकिन उसे लिसा के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। बेचारी लिसा की जिंदगी किसी यातना से कम नहीं थी। वह चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं सकती थी, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में इससे भी बड़ा डर आने वाला है। एक रात जब वह कैफ़े से घर लौट रही होती है, तभी उसे फिर वही काली कार दिखाई देती है। इस बार कार उसका पीछा करने लगती है। लिसा डर के मारे तेजी से साइकिल चलाती है, तभी अचानक एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती कार में डाल देता है। वह आदमी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वह उसका चेहरा न देख सके। लिसा बेहद डरी हुई होती है। उसे नहीं पता कि वह आदमी उसे कहाँ ले जा रहा है और उसके साथ क्या करने वाला है। वह उसे शहर से दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां पहुंचकर वह आदमी फिर से उसे डराता और परेशान करता है। अब लिसा समझ चुकी होती है कि यह इंसान एक खतरनाक साइकोपैथ है। हालांकि वह पहले भी दर्द झेल चुकी थी, लेकिन इस बार उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी जिंदा बचना। वह हर हाल में वहां से निकलना चाहती थी। उधर जब लिसा रात भर घर नहीं लौटती, तो उसकी दादी पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस जाँच शुरू करती है। सबसे पहले वे उसकी माँ के घर जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि शायद लिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर पुलिस वापस जाने लगती है, लेकिन तभी लिसा की बहन उन्हें रोकती है और कहती है कि लिसा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उस कैफ़े में जाते हैं जहां लिसा काम करती थी। वहां सब लोग बताते हैं कि वह बहुत मेहनती और समझदार लड़की है। वह बिना बताए कभी नहीं जाएगी। इधर अपार्टमेंट में आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद लिसा हर छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान से महसूस कर रही होती है। वह घर की हर आवाज़, हर चीज़ और हर रास्ते को अपने दिमाग में याद करने लगती है। जब भी वह आदमी उसके पास आता, लिसा उससे शांति से बात करने की कोशिश करती। एक दिन वह उसकी रस्सियां खोल देता है, लेकिन लिसा जानती थी कि अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो वह आदमी उसे गोली मार सकता है। धीरे धीरे लिसा घर में सुराग छोड़ना शुरू कर देती है। वह अपने बालों की पिन निकालकर बिस्तर के नीचे फेंक देती है। फिर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर शीशे पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ती है। वहां रखे जूतों का रंग और उनका लोगो भी ध्यान से याद कर लेती है। इसी दौरान वह आदमी समझ जाता है कि लिसा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। वह गुस्से में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन लिसा बहुत चालाकी से सामान्य व्यवहार करती है और दिखाती है कि उसे उसकी परवाह है। एक रात जब वह आदमी सो रहा होता है, लिसा चुपके से बाहर निकलती है और फ़ोन करने की कोशिश करती है। उसे पहले दिन से पता था कि घर में एक फ़ोन मौजूद है, लेकिन कॉल करने से पहले ही वह आदमी जाग जाता है और उसे पकड़ लेता है। गुस्से में वह कहता है, तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। वह लिसा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ अपने बीमार पिता का हाल जानना चाहती थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं यहाँ खुश हूँ और ठीक हूँ। ये सुनकर वह आदमी थोड़ा शांत हो जाता है। लिसा रोने का नाटक करती है और उसे भावनात्मक रूप से बहकाने लगती है। तभी उसे अपनी बहन की बात याद आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानना। कुछ दिनों बाद जब वह आदमी उसके पास आता है, तो लिसा उससे कहती है, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लिसा की बातें सुनकर वह पागल आदमी भावुक हो जाता है।
पहली बार उसे लगता है कि कोई उसकी परवाह करता है। आखिरकार वह लिसा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान फ्लोरिडा पुलिस को एक खतरनाक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जिसने पिछले 6 महीनों में कई महिलाओं की हत्या की थी। पूरा शहर डर और दहशत में था। न्यूज़ चैनलों पर हर जगह उसी कातिल की चर्चा हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ वह साइको आदमी भी टीवी पर यह खबर देख रहा था। उसे लगा कि अब लिसा को छोड़ देना ही सही रहेगा, क्योंकि पुलिस इस बड़े सीरियल किलर केस में इतनी व्यस्त है कि शायद लिसा के मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। ऊपर से लिसा ने उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाएगी। यही सोचकर वह लिसा को अपनी कार में बैठाकर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका इरादा फिर बदल जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं लिसा पुलिस को सब कुछ बता न दे, इसलिए उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। तभी डरी हुई लिसा कांपती आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। लिसा की बातें सुनकर वह आदमी थोड़ा नर्म पड़ जाता है। फिर वह कहता है, अगर पुलिस तुमसे पूछे तो कहना कि मैं काला, मोटा और छोटा आदमी था। इतना कहकर वह लिसा को वहीं छोड़ देता है और तेजी से कार लेकर वहां से चला जाता है। लिसा किसी तरह भागते हुए वापस अपने घर पहुंचती है। वह अपनी दादी को बताती है कि एक आदमी ने उसका अपहरण कर लिया था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी दादी उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, क्योंकि दादी पहले ही पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा चुकी थी। इसलिए वह तुरंत पुलिस को फोन करके बताती है कि लिसा वापस आ गई है। पुलिस स्टेशन में भी कोई लिसा की बातों पर भरोसा नहीं करता। हालांकि एक इंस्पेक्टर उससे पूरी घटना विस्तार से सुनना चाहता है। लिसा डरते हुए उनके सामने सब कुछ बता देती है, कैसे उसका अपहरण हुआ, कैसे उसे कैद करके रखा गया और कैसे वह किसी तरह बचकर वापस आए। लेकिन पुलिस वालों को उसकी कहानी झूठ लगती है। वे उससे सवाल करने लगते हैं, अगर तुम्हारे साथ इतना सब हुआ तो तुम्हारे शरीर पर चोट के निशान क्यों नहीं हैं? अगर तुम्हारे हाथ पैर खुले थे तो तुम भागी क्यों नहीं? तुमने चिल्लाकर मदद क्यों नहीं मांगी? लिसा आंसू भरी आंखों से जवाब देती है, वह आदमी पूरी तरह पागल था। उसके पास बंदूक थी और वह बार बार मुझे जान से मारने की धमकी देता था। मैं सिर्फ जिंदा बचना चाहती थी, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी पुलिस को यकीन नहीं होता। कुछ पुलिस अधिकारी सोचते हैं कि लिसा सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहानी बना रही है। 2 महिला अधिकारी तो यहाँ तक कह देती हैं कि शायद लिसा ने बहुत ज्यादा क्राइम टीवी शोज देख लिए हैं, इसलिए उसने इतनी परफेक्ट कहानी गढ़ ली। ये सब सुनकर लिसा पूरी तरह टूट जाती है। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन शायद पहली बार किस्मत उसके साथ थी। उसी पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल डिटेक्टिव टीम मौजूद थी, जो पिछले 6 महीनों से उस सीरियल किलर के केस की जांच कर रही थी। उस कातिल के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और न ही उसे पकड़ने के लिए कोई ठोस सुराग। इसी वजह से यह केस पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। जब एक महिला अधिकारी लिसा को चुप और डरी हुई देखती है तो उसे थोड़ा शक होता है कि शायद लड़की सच बोल रही है। वह तुरंत एक अनुभवी डिटेक्टिव को बुलाती है, जिसका नाम लैरी था। डिटेक्टिव लैरी धीरे धीरे लिसा के पास जाता है ताकि वह उसकी असली कहानी समझ सके। लेकिन लिसा पूरी तरह चुप रहती है। वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर डर और टूटे हुए भरोसे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तभी डिटेक्टिव लैरी धीरे से अपनी जेब से अपनी बेटी की एक तस्वीर निकालता है और लिसा को दिखाता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि लिसा खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करे और उस पर भरोसा कर सके। लैरी बहुत शांत आवाज में कहता है, तुम जो भी बताओगी मैं ध्यान से सुनूंगा, बस एक बात आराम से याद करके बताओ। धीरे धीरे लिसा बोलना शुरू करती है। वह उसे हर छोटी बड़ी बात बताती है, काली कार, घर के अंदर बिछा लाल कालीन, सीढ़ियों की संख्या और कार के अंदर लिखा हुआ मैग्नम लव्स जैसा अजीब शब्द। वह बताती है कि घर में एक बेड था, आदमी गोरा था, हर काम अपने बाएं हाथ से करता था और उसके पास हमेशा एक बंदूक रहती थी। लिसा की बातें सुनते ही लैरी समझ जाता है कि वह झूठ नहीं बोल रही। इतनी छोटी छोटी बातें कोई इंसान बना नहीं सकता। वह तुरंत पुलिस टीम से कहता है कि इस केस की गंभीरता से जांच शुरू की जाए। लेकिन पुलिस को आगे बढ़ने के लिए घरवालों की अनुमति चाहिए होती है। तभी लिसा की दादी का वही दोस्त, जो खुद को उसका पिता बताता है, पुलिस को मना कर देता है। ये सुनकर लैरी को शक होने लगता है कि कोई पिता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। वह लिसा से पूछता है कि आखिर वह आदमी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। गुस्से और दर्द में टूट चुकी लिसा आखिरकार सच बता देती है। वह बताती है कि उसकी दादी का दोस्त लंबे समय से उसके साथ गलत हरकतें करता था। सच्चाई सामने आते ही पुलिस तुरंत उसकी दादी के घर पहुंचती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरी पुलिस टीम लिसा के केस को बेहद गंभीरता से लेने लगती है। लैरी के दिमाग में लिसा की बताई हर बात घूम रही थी।
उसे शक होने लगता है कि शायद लिसा का अपहरण करने वाला वही सीरियल किलर है जिसे पुलिस पिछले कई महीनों से ढूंढ रही थी। सच्चाई जानने के लिए वह लिसा के कपड़ों को लैब टेस्ट के लिए भेजता है। जब रिपोर्ट वापस आती है तो लैरी पूरी तरह यकीन कर लेता है कि लिसा का किडनैपर वही खतरनाक सीरियल किलर है। रिपोर्ट में पता चलता है कि लिसा के कपड़ों पर वही लाल धागे मिले हैं जो पहले मारी गई लड़कियों के कपड़ों पर पाए गए थे। ये सबूत पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग था। अब लैरी को पूरा भरोसा हो चुका था कि उन्होंने आखिरकार असली कातिल का पता लगा लिया है। इसके बाद लैरी लिसा को उस जगह ले जाता है जहां किडनैपर ने उसे छोड़ा था। लिसा पुलिस की कार में बैठती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह रास्ते को याद करने की कोशिश करती है, कहाँ मोड़ आया था, कितनी देर कार चली थी, कौन कौन सी आवाजें सुनाई दी थीं। पुलिस रास्ते में आने वाले पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी कैमरे चेक करती है। तभी उन्हें एक बेहद अहम सुराग मिलता है। कैमरे में दिखाई देने वाला आदमी बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिसा ने उसका स्केच बनाया था। इसके बाद पुलिस उस आदमी के पोस्टर पूरे शहर में लगवा देती है और उसकी तलाश तेज कर दी जाती है। कुछ समय बाद एक पुलिस अधिकारी उसे सड़क पर देख लेता है। वह बहुत चालाकी से उसके पास जाता है और कहता है, सर, हमें चोरी हुई एक कार की रिपोर्ट मिली है। हमें आपकी कार की तस्वीर लेनी होगी। असल में वह कार की नहीं बल्कि उस आदमी की तस्वीर लेता है। फिर बिना शक होने दिए उसे जाने देता है। जब वह फोटो लिसा को दिखाई जाती है तो वह तुरंत उसे पहचान लेती है। वह डरते हुए कहती है, यही आदमी है, इसी ने मेरा अपहरण किया था। इसके तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंचती है। वहां उन्हें वही 22 सीढ़ियां मिलती हैं जिनके बारे में लिसा ने बताया था। घर के अंदर पुलिस को वे हेयरपिन्स और उंगलियों के निशान भी मिल जाते हैं जिन्हें लिसा ने बड़ी समझदारी से पीछे छोड़ा था। अब पुलिस के पास इतने सबूत थे कि पूरा विभाग उस खतरनाक कातिल को पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। आखिरकार पुलिस उस खतरनाक आदमी को सड़क पर घूमते हुए ढूंढ निकालती है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से पुलिस अधिकारी उसे घेर लेते हैं। हर तरफ बंदूकें उसकी ओर तनी हुई थीं। वह बचने की कोशिश भी नहीं कर पाता और आखिर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब सिर्फ लिसा की हिम्मत, समझदारी और कभी हार न मानने वाले जज्बे की वजह से संभव हो पाया था। अगर लिसा ने इतनी बहादुरी से हर छोटी बड़ी बात याद न रखी होती तो शायद वह सीरियल किलर कभी पकड़ा ही नहीं जाता। जब डिटेक्टिव लैरी यह खुशखबरी लिसा को देता है तो वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारी उसकी बहादुरी के लिए तालियां बजाते हैं। कुछ अधिकारी उसे सलाम भी करते हैं। पहली बार लिसा को एहसास होता है कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। उसने सिर्फ अपने लिए इंसाफ नहीं पाया बल्कि उन सभी मासूम लड़कियों के लिए भी न्याय दिलाया जो उस खतरनाक कातिल की शिकार बन चुकी थीं। उस अपराधी को पकड़कर लिसा ने न जाने कितनी और जिंदगियां बचा लीं। लेकिन अब लिसा अपनी दादी के घर वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह घर उसके लिए किसी डरावने कैदखाने से कम नहीं था। वहां बिताया हर पल उसे दर्द और डर की याद दिलाता था। तभी लैरी लिसा के अंकल और आंटी को बुलाता है। वे तुरंत वहां पहुंचते हैं। लिसा की हालत देखकर उसकी आंटी भावुक हो जाती है। वह आंसू भरी आंखों से कहती है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह खुद को दोषी महसूस करती है कि लिसा इतनी तकलीफों से गुजरती रही और किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वह लैरी से कहती है, अब से लिसा हमारी जिम्मेदारी है। हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। लैरी उनकी बात सुनकर राहत की सांस लेता है। वह उन्हें धन्यवाद कहता है और फिर भावुक होकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद लिसा अपनी माँ को एक पत्र लिखती है। उसमें वह लिखती है, माँ, तुम हमेशा कहती थी कि मैं अच्छी जिंदगी जीने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम गलत थी। तुम कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। इसके बाद वह हमेशा के लिए अपनी माँ से रिश्ता तोड़ देती है। ये पत्र पढ़ने के बाद उसकी माँ को पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे लिसा की जिंदगी बदलने लगती है। अब उसके पास एक ऐसा परिवार था जो सच में उससे प्यार करता था। उसे वह अपनापन और सुरक्षा मिलने लगी जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। उधर अदालत में उस खतरनाक किलर को उसके अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है और लोग राहत की सांस लेते हैं। कुछ साल बाद हम लिसा को फिर से देखते हैं, लेकिन इस बार वह पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं थी। अब वह एक बहादुर और मजबूत पुलिस अधिकारी बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। क्योंकि उसने खुद इतना दर्द सहा था, इसलिए अब वह उन लोगों की मदद करना चाहती थी जो मुश्किलों में फंसे होते हैं। लिसा ने आखिर तक हार नहीं मानी और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब लिसा हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। उसने अपने दर्द और मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जो लड़की कभी डर और बेबसी में जी रही थी, वही अब दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी थी। उसकी कहानी यह साबित करती है कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी तकलीफों से क्यों न गुजरे, अगर वह हार न माने तो एक दिन वह अपनी जिंदगी बदल सकता है।
लिसा ने अपने साहस, समझदारी और हिम्मत से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि कई और मासूम लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित कर दी। और इसी भावुक और प्रेरणादायक पल के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपने इस पूरी कहानी को आखिर तक देखा है, तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।